ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये काम किया था कि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म को इसकी वैलिडेशन परफॉर्म की थी, लेकिन ये बेसिक वैलिडेशन है दैट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय द रिएक्ट हुक फॉर्म इटसेल्फ। हमने कहा था हमने इसको जॉड के साथ इम्प्लीमेंट करना है। जॉड इस वक्त बहुत ज़्यादा मॉडर्न टूल है जो कि इवन एजेंट्स में भी यूज़ होता है। जब हम अभी ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे, एजेंटिक एआई में भी स्कीमा बेस्ड प्रोसेसिंग के लिए लैंग चेन लैंग ग्राफ के साथ जॉड यूज़ होता है। तो जॉड का फ़ायदा आपको होगा कि फ्यूचर में कभी आप एआई की तरफ जाएंगे तो दैट इज़ हेल्पफुल स्टिल। डिस्क्लेमर ये है कि आई एम गोइंग टू यूज़ द जॉड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मुझे कहीं ब्रेकें लगेंगी तो प्लीज़ डोंट माइंड, इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। आई विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज आई विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम द चैट जीपीटी। सो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम का मतलब भी है कि यू नेवर नो एनीथिंग, सो यू आर गोइंग टू डू दैट ऑन द गो। इससे ये भी एक आपको पता चलेगा कि जब एरर्स आएँ तो आपने कैसे रिजॉल्व करने हैं, और आप किसी अननोन फाइल को पहली दफ़ा यूज़ करें तो आप कैसे उसे डीबग करेंगे और कैसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे। दैट वुड बी योर गुड एक्सपीरियंस। जिसको ये समझ नहीं आएगा एब्सोल्युटली फ्री छोड़ दें जॉड को, बेसिक फॉर्म इंप्लीमेंटेशन तो पहले से इंप्लीमेंट हुई है। गॉट इट, बट दैट्स अ प्लस पॉइंट, यू हैव टू डू दैट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी जॉड, और मैं जॉड को किसके साथ यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ जाता हूँ और यहाँ पे मैं जॉड के साथ जाता हूँ। जॉड को यूज़ करने के लिए पहली बात यह है कि जॉड को इंस्टॉल करना है। हमने लास्ट टाइम जॉड की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया था, और ये इंस्टॉलेशन कहाँ से चेक होगी, पैकेज जेसन में जाके वेरीफाई करें कि आपके पैकेज जेसन में जॉड है। इसका मतलब है कि आपका जो जॉड की लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसका मतलब है कि स्टेप 1 इज़ डन। हम इस वक्त contact.jsx की फाइल में मौजूद हैं, जो आउटपुट में आपको कुछ इस तरह से दिख रही है। सिंपल वैलिडेशन जो कि रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर ही है वो आपकी इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, जॉड या यप जो मैंने यूज़ किया है, ये दोनों स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन लाइब्रेरीज हैं। स्कीमा बेस्ड का मतलब ये है, स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको जिस फॉर्म की वैलिडेशन अप्लाई करनी है उस फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि यार मेरे पास ना एक फील्ड है जिसका नाम है नेम, दूसरी फील्ड का नाम ईमेल है और तीसरी फील्ड का नाम मैसेज है। अब स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है और मुझे उस ऑब्जेक्ट में ये डिफ़ाइन करना है कि ये जो नेम है इस पे कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं। नेम में मिनिमम कैरेक्टर्स 3 होने चाहिए। गॉट इट। नेम में मैक्सिमम कैरेक्टर्स 20 से ऊपर नहीं होने चाहिए। नेम में अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। और नेम में और भी जितनी रिस्ट्रिक्शन, नेम रिक्वायर्ड होनी चाहिए, नेम की फील्ड मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तमाम रूल्स जो मैं किस फील्ड पे लगाना चाहता हूँ, नेम की फील्ड में लगाना चाहता हूँ। सिमिलरली ईमेल की फील्ड के रूल्स कुछ सेम होंगे कुछ डिफरेंट होंगे। पहला रूल, ईमेल रिक्वायर्ड है, मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ईमेल के अंदर @ का साइन लाजमी होना चाहिए। तीसरा, ईमेल @ के बाद कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, फिर एक डॉट आना चाहिए, फिर उसके बाद 3 या 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए, .com या .pk। तो इसका मतलब है ईमेल का एक खास फॉर्मेट है, उससे मुझे मैच करवाना चाहिए। क्या बता रहा हूँ, 2 या 3 रूल्स स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इन रूल्स को फॉलो करो। तो ये जो रूल्स एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्ट्रक्चर बना के इसको दूंगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, उस स्ट्रक्चर को एक स्कीमा बोलूँगा। क्या बोलूँगा, एक स्कीमा बोलूँगा। और फिर उस स्कीमा को कहाँ पास करूँगा, यूज़ फॉर्म की हुक के अंदर, क्योंकि मैं जॉड में स्कीमा बनाऊँगा और रिएक्ट हुक फॉर्म में फॉर्म हैंडलिंग करूँगा। तो अल्टीमेटली रिएक्ट हुक फॉर्म और जॉड को आपस में भी तो कम्युनिकेट करवाना है ना। तो वो कम्युनिकेट कहाँ करवाऊंगा, यूज़ फॉर्म की हुक के अंदर जाके जॉड का स्कीमा पास कर दूंगा। ठीक हो गया। सो ये रॉ सा स्ट्रक्चर या रॉ सी पिक्चर आपके जहन में बनी। अब हम इसको रिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जाना है और उसने कहा जी इंट्रो के बाद बेसिक यूजेज। तो बेसिक यूजेज में उसने कहा जी कि आपने क्या करना है, इंपोर्ट स्टैटिक एज जी फ्रॉम द Z4। तो मैं जॉड इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं पहली लाइन को इंस्टॉल करता हूँ और 1 बाय 1 इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे किया, आपको एलियस का पता है, एलियस का नहीं पता क्या होता है। जैसे आपका नाम क्या है, तो आपको कोई निक नेम है जिससे आपको लोग बुलाते हैं, शादी शादी करते हैं कहीं, तो इनका निक नेम क्या है, शादी। ये क्या है, एलियस है। एक्चुअल नेम इनका क्या है, साद है। लोग इन्हें किस नाम से बुलाते हैं, शादी या सादे। सादे हो अक्सर मतलब इनफॉर्मल नेम से बुलाते हैं लोग। ये एलियस है, इसको हम कहते हैं निक नेम, या कोई नेम आपने उसको बुलाने के लिए एक नया नाम दे दिए। गॉट इट। तो जब भी इस तरह का एज का कीवर्ड इंपोर्ट करते वक्त जहां भी यूज आए, तो एज के बाद जो नाम लिखा होता है वो एलियस होता है। क्या होता है, तो स्टैरिक एक वाइल्ड कार्ड होता है। स्टैरिक का मतलब, इंपोर्ट स्टैरिक का मतलब है कि
जॉड के वर्जन 4 के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, स्टैटिक का मतलब है उन सारों को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, सारों को क्या कर लो, और उनको इंपोर्ट करके क्या नाम दे दो, जी नाम दे दो। तो ये जी क्या हुआ, एलियस हुआ। ये जी में जी किसको रिप्रेजेंट करेगा, जॉड के अंदर पड़े हुए तमाम फंक्शंस और तमाम ऑब्जेक्ट्स को। बात समझ आइए। तो जब भी लिखा हो ना इंपोर्ट स्टैटिक एज जी फ्रॉम दिस, तो जिससे फ्रॉम यानी जिस जॉड से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो स्टैटिक का मतलब सारी के सारे फंक्शन इंपोर्ट कर लो और इंपोर्ट करके उनका नाम क्या दो, जी। तो अब इस पूरी फाइल में जॉड का कोई भी फंक्शन कॉल करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, जी। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको आप जॉड नाम दे दें, इसको आप एबीसी दे दें, इसको आप XYZ दे दें, जो निक नाम आप देंगे आज के बाद उसको उसी नाम से बुलाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट एलियस। दैट इज कॉल्ड एज एलियस का मतलब निक नेम समझ लें, ठीक है। उर्फ समझ लें, साद उर्फ सादी, माजरत के साथ जी, पॉसिबली अगर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ तो, ठीक है। लेकिन वाई टू इंपोर्ट ऑल, ये तो छोटी सी लाइब्रेरी है, रिएक्ट तो कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी लाइब्रेरी है। दैट इज अगेन अनदर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू डू दैट वाई, जाहिर है सारी चीज़ें अब यूज़ नहीं करनी तो इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक। ये तो छोटी सी लाइब्रेरी है, मे भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें, इतनी ज़्यादा फंक्शन हो ही ना, तो इट डजेंट मैटर कि सारों को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द वे दे आर रिकमेंडिंग, अदरवाइज देर शुड बी, देर मस्ट बी अ वे कि आप कोई सिंपल एक चीज़ भी इंपोर्ट कर सकते हैं जॉड से जो आपको चाहिए सिर्फ वही, और वो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। एज यू नो दैट आई एम एक्चुअली फॉलोइंग द डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जो बार बार मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैं हर फील्ड के अगेंस्ट कोई रूल स्पेसिफाई कर दूंगा। भाई ये मेरी फील्ड का नाम है, इस पर ये वाले रूल अप्लाई करने हैं। गॉट इट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा जी कि यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, इसका एज इट इज़ स्ट्रक्चर उठाऊँगा और अपने इस फंक्शन के अंदर, कॉन्टेक्ट के अंदर नॉर्मली यहाँ पे रखूँगा। अच्छा, ये वैसे जनरल प्रैक्टिस बना लें कि जब भी आपके कंपोनेंट में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो जितनी भी हुक्स हैं ना, उनको कंपोनेंट के टॉप पे रखें। जितनी भी हुक्स हैं उन्हें, उनसे पहले कोई लॉजिक ना लिखें टू अवॉइड एनी पोटेंशियल एरर। अब मैंने ये बोला जी, जी का मतलब ये वही वाला जी जो हमने एलियस दिए, और उसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन था। अगर मैं सिर्फ इसको बोल दूँ तो क्या फंक्शन, ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद फंक्शन को कॉल करने का तरीका यही नहीं है, जी डॉट ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, जी के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल करने का तरीका है। तो फंक्शन की पैरेंथेसिस में कॉल करते वक्त जो चीज़ भी पास करते हैं उसे क्या कहते हैं, फंक्शन का पैरामीटर। तो ये लेता है एक पैरामीटर, जी का ऑब्जेक्ट क्या लेता है, और अब पैरामीटर किस फॉर्म में लेता है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। करली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो कुछ भी आउटपुट देगा वो आउटपुट में किस में स्टोर करूंगा, तो मेरे केस में प्लेयर तो नहीं है, मेरे केस में क्या है, क्लियर। अब इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स होंगी, मेरे पास कितनी फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल और मैसेज। तो आपने यहां सबसे पहले क्या करना है, नेम, इस नेम की फील्ड में आपने कुछ रूल्स देने हैं। क्या देने हैं, वो रूल्स कहां से आएंगे, आप देखेंगे जी डॉट स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ, नेम सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। यहां देख लें क्या लिखा हुआ है, जी डॉट स्ट्रिंग। इट्स अ फंक्शन कॉल, सो मेक श्योर डू दैट। उसके बाद दूसरी फील्ड कौन सी है आपकी, ईमेल। ईमेल भी क्या होगी, जी डॉट स्ट्रिंग। अभी तक मैंने नाम के लिए भी एक रूल लिखा है और ईमेल के लिए भी। अगर आपको मल्टीपल रूल लिखने हैं, ईमेल वैलिड भी है या नहीं, ईमेल रिक्वायर्ड भी है या नहीं, नेम भी रिक्वायर्ड, तो आप इस मेथड चेनिंग करेंगे। अभी चेनिंग बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा सिंपल स्ट्रक्चर समझ लें इसका। सिंपल स्ट्रक्चर के बाद हम मल्टीपल रूल्स अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। ईमेल के बाद क्या है आपके पास, मैसेज। तो मैसेज के साथ आप क्या करेंगे, जी डॉट स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है मैसेज में भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ये आपका जॉड का स्कीमा तैयार हो गया। स्कीमा का मतलब क्या था, स्ट्रक्चर था, और स्ट्रक्चर हर एक फॉर्म का अलग होता है। मेरे फॉर्म के अंदर 3 फील्ड्स हैं, तो मैंने इसके अंदर कितनी फील्ड स्पेसिफाई की हैं, 3। मेरे फॉर्म के अंदर 6 फील्ड्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब बता रहा हूँ ना कि अभी मैंने एक रूल स्पेसिफाई किया है,
हम बेसिक फंक्शनलिटी अचीव कर लें, फिर हम रूल्स की चेनिंग करेंगे। चेनिंग का मतलब स्ट्रिंग ना हो तो एरर देगा, अभी के केस में अगर स्ट्रिंग नहीं देंगे तो एरर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि अभी हमने सिर्फ स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं, ईमेल वैलिडिटी नहीं चेक कर रहे, उसकी मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ नहीं चेक कर रहे, उसकी रिक्वायर्ड नॉन रिक्वायर्ड चेक नहीं कर रहे, तो अभी हम एक रूल चेक कर लें, फिर हम इसको रूल्स को बढ़ाएंगे। लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट एवर बेसिक एग्जाम्पल ऑफ स्कीमा इन द जॉड। अभी तक जॉड का और रिएक्ट हुक फॉर्म का आपस में कोई ताल्लुक, जॉड का स्कीमा अलग पड़ा हुआ है और वो रिएक्ट हुक फॉर्म अलग पड़ा हुआ है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करूंगा तो तभी तो आपस में बात कर पाएंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हमने रिएक्ट हुक फॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखना है कि अगर रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ किसी वैलिडेशन लाइब्रेरी को करना हो तो कैसे करेंगे। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई चीज़ पास करेंगे। क्या पास करेंगे, लेट्स गो टू दिस। अच्छा पहले इसको आगे देख लेते हैं, मजीद हम क्या कुछ कर सकते हैं। प्लेयर डॉट पार्स वगैरह वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं, ये हम बाद में सारा कुछ करेंगे। ये यूज़ कैसे करना है एक्चुअली वो देखेंगे बाद में। और यूनियन करना है तो ये करना है, इन्फरिंग टाइप्स है तो वगैरह ये करना है वगैरह। डिफाइनिंग स्कीमास, अगेन अगली चीज़ पे जाएं तो उसने ये कहा हुआ है जी कि इम्पोर्ट एज आउट। उसने कहा जी जी स्ट्रिंग कर सकते हैं, जी नंबर कर सकते हैं, जी बिग एंड कर सकते हैं, जी, ये वो सारे रूल्स हैं। जो यहाँ न्यूमेरिक फील्ड होगी उसके लिए क्या बोलेंगे, जी नंबर वगैरह बोलेंगे। तो ये रूल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जी नल, जी अनडिफाइंड, जी सिंबल, ये सारी चीज़ें। फिर है जी कोएर्जन। कोएर्जन का पता है क्या होता है, इम्प्लिसिट कास्टिंग को कोएर्जन बोलते हैं। थोड़ी देर बाद डिफाइन करूँगा, अभी हम कोएर्जन की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे याद करिएगा अगर मैं भूल गया कहीं तो। फिर ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये देखें, हमने अब चेनिंग करनी है। जी डॉट स्ट्रिंग डॉट मैक्स, जिसके साथ ये रूल लिखा होगा इसका मतलब वो फील्ड मैं करके दिखा देता हूँ। मैं कह देता हूँ जी कि जी डॉट स्ट्रिंग डॉट मैक्स, यानी ये हो जाएगा जी जी डॉट स्ट्रिंग डॉट मैक्स। तो जो यूज़र नेम यूज़र इंटर करेगा उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5 से ऊपर नहीं। अब आप साथ में इसको चेनिंग कर लें। अच्छा ये डॉट करके मल्टीपल मेथड्स आप देते हैं ना, इसको हम मेथड चेनिंग बोलते हैं। यानी जी एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड स्ट्रिंग, डॉट करके दूसरा, डॉट करके तीसरा, डॉट करके चौथा, डॉट करके पाँचवां, डॉट करके छठा। तो मैं मिन कहता हूँ 3। तो अब ये मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग की नाम के केस में कितनी लेगा, 3। मैक्सिमम कितनी लेगा, 5। और क्या होगी, स्ट्रिंग। अब इसी तरह ये रूल्स देख के डॉक्यूमेंटेशन से फिर ट्रिम कर सकते हैं, टू लोअर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ईमेल के लिए क्या कहेंगे, जी डॉट ईमेल। तो आप जी डॉट स्ट्रिंग की जगह इसके लिए सूटेबल चीज़ कौन सी है, जी डॉट ईमेल। तो ये ईमेल का फंक्शन इम्प्लिसिटली बिल्ट इन मैकेनिज्म के थ्रू ईमेल को चेक करेगा वैलिड है या नहीं, अगर नहीं वैलिड तो एरर दे देगा। नहीं वो तो चेक हो ही नहीं सकता भाईजान, वो तो आप डेटाबेस में क्यूरी करके चेक करेंगे कि क्या ये ईमेल रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है, या ईमेल सेंड कर। नॉर्मली जब आप साइन अप करते हैं तो मैंने अपने सिस्टम में साइन अप इम्प्लीमेंट किया हुआ, तो आपको एक मेल भेजता हूँ, उसका क्या पर्पज़ है, वो रियलिटी चेक है। तो ईमेल की रियलिटी चेक होता है, यानी वैलिडिटी चेक यूँ होता है, रियलिटी चेक ईमेल सेंड करके होता है। कोई कोड भेजें, कोई पिन भेजें, वो पिन इंटर करे तो चेक हो जाएगा कि ये रियल है या फेक है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं, रियलिटी चेक नहीं कर रहे। एनीवेज, सो ये बहुत सारी हैं, ये तो बार बार हम पढ़ेंगे और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम करने जा रहे हैं इन दोनों को कनेक्ट करने जा रहे हैं। किस किस को, जॉड और रिएक्ट हुक फॉर्म को, ताकि वो जो एरर और वैलिडेशन है वो हमें रियल टाइम पे फ्रंट एंड पे दिखे यहाँ पे, ठीक है। सो हाउ टू डू दैट, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे दिस, और यहाँ पे आप देख लें टॉपिक्स में आपको कहीं मिलेगा इंटीग्रेटिंग कंट्रोल्ड इनपुट, इंटीग्रेटिंग विद ग्लोबल स्टेट, हैंडलिंग एरर्स, इंटीग्रेटिंग विद सर्विसेज, स्कीमा वैलिडेशन। गॉट इट। स्कीमा वैलिडेशन के फेज़ में आए, और ये स्कीमा वैलिडेशन किसके साथ कर रहे हैं, यप के साथ कर रहे हैं। आई डोंट नीड यप, ये कह रहा है जी कि वी आल्सो सपोर्ट स्कीमा बेस्ड फॉर्म वैलिडेशन विद यप, जॉड, और ये लिंक्स हैं। इसका मतलब आप जॉड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस जगह पे या उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आप जॉड और रिएक्ट हुक फॉर्म को लिंक या इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये उसने कोड एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आप नीचे आके डॉक्यूमेंटेशन में कोशिश करें तो उसने आपको ये दिया हुआ है यूज़र का ऑब्जेक्ट बना के, ये उसने इनपुट दिया हुआ है, ये उसने कहा जी कि द पास्ट रिजल्ट इज़ द वैलिडेटेड एंड टाइप सेव। अच्छा इसने जॉड के साथ इसे लिंक कहाँ पे किया हुआ है, बेसिक यूजेज, वंस अगेन इसने ये दिया हुआ है, 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 पार्स ये दिया हुआ है। सो वी नीड अ लाइन
वेयर बोथ ऑफ द लाइब्रेरीज आर गेटिंग लिंक्ड, ठीक है। तो इसलिए बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ टू द पॉइंट वो बात ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमें वो लिंक करे या लिंक करके बताए। सो यहाँ पे नहीं बता रहा, जस्ट गो बैक। कह रहा अच्छा यप है, जॉड है, सुपरस्ट्रक्ट है एंड जोई है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही काम करने के वैलिडेशन के लाइब्रेरीज हैं। लेकिन हमने लास्ट टाइम देखा था कि जॉड सबसे ज़्यादा फेमस है, और मैंने चूँकि एआई में भी वेरीफाई किया कि जॉड ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैं जॉड की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे हमें नहीं मिला, ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हम कहीं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी क्या यूज़ हो रहा है जी, ये तो खैर रिएक्ट नेटिव है। ये रिएक्ट नेटिव का मतलब आपकी वो है मोबाइल ऐप है। सो यूज़ फॉर्म है, और यूज़ फॉर्म के अंदर यूज़ फॉर्म किधर गया, यूज़ फॉर्म इसने यूज़ कहाँ पे किया हुआ है, ये यूज़ फॉर्म है और इसने अंदर खाली छोड़ा। नहीं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हमारा काम ही नहीं है ना भाई, वो फ्रंट एंड का काम है, हम फुल स्टैक डेवलपर हैं हम नहीं करेंगे। HTML CSS की बेस पे, उसका रिएक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हमें भाईजान यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल रहा कि जॉड के साथ, अगर मिल भी रहा है तो हमें मुश्किल हो रही है डॉक्यूमेंटेशन फाइंड करने में। हल क्या है भाई, चैट GPT से आगे वो भी कहाँ से ढूंढेगा डॉक्यूमेंटेशन। तो या तो पागलों की तरह इसमें खपते रहें, सर मारते रहें, या सीधे जाके उसे पूछें जी कि हाउ टू यूज़ जॉड विद रिएक्ट फॉर्म हुक। सो सिंपल इज़ दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज़ जॉड विद रिएक्ट हुक फॉर्म। ये आपको सिर्फ एक इंटीग्रेशन की लाइन देगा, यानी एक रिजॉल्वर नाम का कोई फंक्शन देगा जो मुझे यूज़ फॉर्म के अंदर जाके पास करना है, दैट्स इट। ये कह रहा है जी आपके पास ये चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, रिएक्ट हुक फॉर्म इंस्टॉल होना चाहिए, पहले से इंस्टॉल्ड है, जॉड इंस्टॉल होना चाहिए, पहले से इंस्टॉल्ड है। ये हमें चेक करना है कि हुक फॉर्म और रिजॉल्वर्स ये इंस्टॉल्ड है या नहीं है, क्योंकि ये क्या यूज़ कर रहा है, रिजॉल्वर्स को यूज़ कर रहा है। सो ये हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हम उसको एज इट इज़ देखेंगे पैकेज जेसन में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। और आसानी के लिए क्या करें, इस रिजॉल्वर को कॉपी करें और यहाँ आके पेस्ट करके फाइंड करें, नहीं मिल रहा, इसका मतलब है ये हमारे पास इंस्टॉल्ड ही नहीं है। सो इंस्टॉल्ड नहीं है तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि पहला काम है हमने npm इंस्टॉल, और सिर्फ ये पहली दो लाइब्रेरी इंस्टॉल है, नो नीड टू इंस्टॉल दोस्त, ठीक है। कॉपी करें और यहाँ पे जाके एक नया टर्मिनल इंस्टेंस ओपन करें और इसे कहें जी npmi और यहाँ पे पेस्ट कर दें हुक फॉर्म रिजॉल्वर्स। रिजॉल्वर्स क्या करेगा, इट्स अ ब्रिज दैट वुड हेल्प अस लिंक टू डिफरेंट लाइब्रेरीज, विच वन, रिएक्ट हुक फॉर्म एंड जॉड। क्लियर, ये रिजॉल्वर का काम है। तो यहाँ पे वापस जाएं और उसने कहा है जी कि अब आप जॉड रिजॉल्वर को इंपोर्ट करें। तो अब वो देखें बेटा, आपने जो कहा था ना कि हम जॉड में से सिर्फ जी भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी जी को डी स्ट्रक्चर करके ये तरीका भी है बजाय एलियस देने के, सेकंड तरीका। एनीवेज हम इसको सिंपली जॉड रिजॉल्वर को यहाँ से पिक करेंगे, इसको जाके जी में मे भी सारे फंक्शंस होंगे, मे आर मे नॉट बी, ये तो मैंने खुद चैट जीपीटी से लेके बताया ना, तो वहीं उसी से पूछें। तो जॉड रिजॉल्वर को आपने क्या करना है, ये स्कीमा अलग से बना लेना है आपने। ये स्कीमा बन गया हमारा। स्कीमा के बाद यहाँ पे आएँ तो यूज़ फॉर्म के अंदर देख रहे हैं रिजॉल्वर, जॉड रिजॉल्वर के अंदर वो स्कीमा पास कर दें जो आपने यहाँ बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जाएं और सिंपल ये कॉपी करें, और दो चीज़ें अलग अलग आपके पास हैं, कॉन्टैक्ट, इसे कॉन्टैक्ट के बजाय क्या बोल दें, कॉन्टैक्ट स्कीमा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है, SCH कॉन्टैक्ट स्कीमा। तो अब आप यहाँ पे आएँ और इसके अंदर यानी यूज़ फॉर्म के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करें, यह जो मैंने कॉपी किया वो भी ऑब्जेक्ट ही है, सिंपल इंटर करें और ये पास कर दें। यार फॉर्मेटिंग ख़राब कर रहा है ये। तो मैंने क्या किया, यूज़ फॉर्म पहले से मेरे पास हुक मौजूद थी, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पास किया और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने रिजॉल्वर की नेम दिया, जॉड रिजॉल्वर, जो कि यहाँ मुझे रिजॉल्वर लाइब्रेरी ने दिया था वो, और इसके अंदर मैंने स्कीमा पास कर दी। तो ये स्कीमा का नाम कौन सा होगा, जो मेरा अपना स्कीमा होगा, विच इज़ कॉन्टैक्ट स्कीमा। क्लियर, दैट्स डन। आखिरी पार्ट, अभी तक ये जो एरर देगा ना, ये बिल्ट इन एरर्स देगा। आप एरर के टेक्स्ट को कस्टमाइज करना, चलें पहले छोड़ें, ये समझ आ गया, लिंक भी हो गया। अब हम जाके देखते हैं कि हमने इसके साथ कोई और ड्रामा करना है या नहीं करना।
तो अब जाके आपने एरर्स जो शो करने हैं वो कैसे शो करने हैं देख लें, errors.email.message। तो मैसेज कहाँ मिलेगा आपको, errors.email.message। लेकिन पहले आपको चेक करना है कि क्या एरर, ईमेल का एरर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर? तो ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, जहाँ हम एरर का टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहे हैं, ये कर रहे हैं ना errors.name, और हमने ये मैनुअली कहा है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो ये अब नहीं करना बल्कि इसके साथ हमने ये कर देना है। कैन यू सी दिस, मैं चेंज करता हूँ ना, कैन यू सी दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ हार्ड कोड टेक्स्ट लिखने के बजाय अब इधर एरर मैसेज वो आएगा जो कि जॉड सेट करेगा। अब एरर मैसेज कौन सेट करेगा, जॉड सेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हार्ड कोडेड मैसेज के बजाय मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, हार्ड कोड यानी दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अब सिर्फ यही मैसेज तो नहीं आएगा, अब तो मैसेज डिफरेंट आएगा। अगर ईमेल में मिनिमम कैरेक्टर की वायलेशन हो रही है तो मिनिमम कैरेक्टर वाला एरर आएगा, मैक्सिमम कैरेक्टर की वायलेशन हो रही है तो मैक्सिमम कैरेक्टर वाला एरर आएगा, इनवैलिड ईमेल का एरर आ रहा है तो यानी यहाँ टेक्स्ट भी डायनामिक होगा। तो वो कैसे हम गेट करेंगे, एरर्स डॉट ईमेल। तो यहाँ ईमेल नहीं, मैं किसको चेक कर रहा हूँ, नेम की फील्ड को। तो याद रखिएगा कि ये जो रजिस्टर के अंदर नेम दिया ना, यही नेम चलना है हर जगह। तो मैं यहाँ पे नेम दूंगा और यहाँ भी क्या दूंगा, एरर्स डॉट नेम डॉट मैसेज, सॉरी एरर्स डॉट नेम डॉट मैसेज। क्लियर? सिमिलरली यहाँ से ये पिक करूँगा और कहाँ डालूँगा, यहाँ पे, और इसको नेम के बजाय क्या कर दूँगा, यहाँ भी और यहाँ भी ईमेल, और इसको यहाँ से कॉपी, ये नहीं उसी चीज़ को उठा के कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और इसे क्या कहूँगा, ये वाला मैसेज दिस दिस दिस। सो एरर्स डॉट मैसेज और एरर डॉट मैसेज, ये मैसेज एरर्स के अंदर सेट हुई हुई फील्ड है, और ये मैसेज इस मैसेज जो मेरी अपनी फील्ड है उसका नाम है। एनीवेज लेट्स चेक इट्स वैलिडिटी, इफ इट्स वर्किंग और नॉट। इफ इट इज़ वर्किंग देन वील एक्सप्लेन फर्दर कि हम इसमें और क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इफ इट्स नॉट वर्किंग देन वील फिक्स द एरर्स, बट इट शुड नाउ वर्क एज पर माई एक्सपेक्टेशंस। एंड इफ इट इज़ ब्रेकिंग दैट्स नो वे, नो वरीज, इन फैक्ट वी कैन चेक इट। और इसने कहा जी कि कॉन्टैक्ट स्कीमा बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब है कि मैं कॉन्टैक्ट स्कीमा को यूज़ पहले कर रहा हूँ, इनिशियलाइज बाद में कर रहा हूँ। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि यहाँ पे आप देख लें, एरर को पढ़ना ज़रूरी है कि यूज़ पहले कर रहा हूँ, इनिशियलाइज बाद में कर रहा हूँ। गॉट इट? सो आप इसको उठाएं और इसको इधर कर दें, इधर। परफेक्ट। नाउ इफ आई कम बैक, आई हैव नो एरर, रिफ्रेश इट टू मेक श्योर दैट नथिंग इज ब्रेकिंग। ये दो वार्निंग्स आपको पता है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये कह रहा है टू स्मॉल, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग टू हैव ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 कैरेक्टर्स। ये एरर तो बड़ा भद्दा किस्म का नहीं है, यूज़र को तो समझ नहीं आता ये एरर। मतलब ले मैन है, उस बेचारे को टेक्निकल जुबान तो समझ नहीं आती, उसको तो सीधा सीधा बताएं यार कि नेम शुड हैव एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, सादी जुबान। हियर कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ कस्टमाइजिंग द बिल्ट इन एरर्स। ये एरर कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब है कि आपका ये काम ठीक करेगा। अब वो कह रहा है 2 बिग हो गया, 5 से ऊपर हो गया, मैंने मिनिमम क्या दिया हुआ है 3, मैक्सिमम क्या दिया हुआ है 5, तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट कितने दूँ 15। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग, बट मसला क्या है? मसला ये है कि वो जो एरर्स आ रहे हैं ना वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है। चलें खैर, इधर आए और कह रहा है इनवैलिड ईमेल। मैंने कुछ दे दिया, @ भी दिया, अभी भी वो स्टिक है इनवैलिड ईमेल। फिर मैंने ये किया तो अब उसने जाके कहा जी वैलिड ईमेल। इसका मतलब है कि ये रियल टाइम पे एरर चेकिंग कर रहा है। और किसके बाद? डॉट के बाद आप ये लिख के देखें, वो कह रहा है जी, अच्छा ये लिख के देखें, कह रहा है गलत, क्योंकि .com.pk भी हो सकता है, तो ये ठीक है। इसके बाद फिर डॉट दें, फिर गलत, तो आई मीन लाइक दैट्स मैचिंग द परफेक्ट। अच्छा, इसके अंदर आप रेजेक्स भी पास कर सकते हैं, और जी 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 तो सबमिट करेंगे सर, तो सबमिशन से पहले वो वैलिडेशन चेक करेगा। अच्छा, आप एक और चीज़ चाहते हैं, उसको बोलते हैं टच्ड, कि आप सबमिट ना करें, वैसे ही टाइप करें और ये रियल टाइम पे उधर ही एरर शो करे।
ये चीज़ चाह रहे हैं। तो यप में एक ऑब्जेक्ट है टच्ड के नाम से, मैं चेक करता हूँ यप में ये फैसिलिटी बोलेगी, जॉड में भी अवेलेबल होगी, कंफर्म में अवेलेबल होगी। लेकिन जैसे एरर्स का ऑब्जेक्ट है ना, वैसे टच्ड का ऑब्जेक्ट है। टच्ड का ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिसको टच किया है उसका एरर दिखाना शुरू कर दो, सबमिट का वेट ना करो। तो वो टच्ड का ऑब्जेक्ट ज़रा ढूंढते हैं जो यप में अवेलेबल था, यहाँ भी अवेलेबल है, कंफर्म में अवेलेबल होगा। जाहिर है इसीलिए तो इतनी फेमस है कि सारी चीज़ें, सारे फीचर्स जो सिंपल लाइब्रेरीज में अवेलेबल हो यहाँ भी। बट इनफैक्ट फॉर नाउ इसका मतलब है कि ये एरर हमें बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये बिल्ट इन एरर्स दिखा रहा है टेक्निकल जुबान में, जो एरर जॉड खुद सेट कर रहा है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने एरर्स कस्टमाइज़ करने हैं। तो अगर आप चैट जीपीटी में देखें तो आपने हल्का सा अगर देखा हो तो ये बता रहा है आपको कि ये यहाँ पे कहाँ स्कीमा बना रहा है, स्कीमा 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 स्कीमा, ये जॉड रिजॉल्व है। ये कैन यू सी जहाँ उसने मिन लिखा है ना, तो मिन 1 लिखा है, साथ में कस्टम मैसेज दे दिया। जहाँ उसने ईमेल लिखा है तो ईमेल के अंदर कस्टम मैसेज लिख दिया। जहाँ उसने मिन लिखा है तो मिन के अंदर सादा सा आसान सा रूल है। हम आते हैं इधर और यहाँ पे लिखते हैं जी मिन मैक्स 15 और साथ में एरर मैसेज लिख दें क्या, नहीं नहीं, ये नेम शुड बी 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग, या नेम शुड कंटेन लेस, मतलब जो भी आप अपनी ज़ुबान में समझा लें इसको, अपना मैसेज जो भी बता दें। तो ये मैक्स का मतलब 15 मैक्स, अगर इससे ज़्यादा तो ये मैसेज दे, 15 से छोटा हो तो यहाँ पे मैसेज दे दे क्या, प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, व्हाट इट। और ईमेल अगर इनवैलिड हो तो ईमेल का कस्टम मैसेज क्या है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल। और मैसेज में जाहिर है मुझे चाहिए मैक्स, और मैक्स में कहता हूँ जी मैसेज यूज़र दे सकता है तो 100 कैरेक्टर्स लिख दे, ठीक है। सो योर मैसेज कैन नॉट योर मैसेज लेंथ कैनॉट बी मोर, या सिंपल लिख दें टू लॉन्ग मैसेज, एम एडी लम्बी कहानी टू लॉन्ग मैसेज मेक इट लेस देन 100 चार्स यानी कैरेक्टर्स। नाउ कम बैक, हिट रिफ्रेश, और यहाँ पे लॉरम इप्सम यानी 100 कैरेक्टर से ज़्यादा का कोई मैसेज देते हैं इसको। तो अभी टाइपिंग के लिए टाइम नहीं है तो हम इसे ये देते हैं, डैम श्योर कि ये 100 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा। सबमिट करें तो टू लॉन्ग मैसेज मेक इट लेस देन 100 कैरेक्टर्स, वही मैसेज जो हमने सेट किया है, ठीक है। ये क्या करें, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। तो 3 कैरेक्टर्स जब हमने दे दिए उसने ले लिए, ईमेल में प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, जब तक मैं ये नहीं करूँगा तब तक वो एरर नहीं जाएगा, जब तक मैं ये 100 कैरेक्टर से लेस नहीं करूँगा तब तक ये मैसेज भी नहीं जाएगा। और आप वर्ड कर लें, वर्ड काउंट कर लें, कस्टम लॉजिक बना लें। कोई ऐसा सिनेरियो जो जॉड ने कवर नहीं किया तो जॉड ने कस्टम फंक्शन लिखने का ऑप्शन दिया होगा कि आप अपना फंक्शन लिख के उसको असाइन कर दें, वो आपके फंक्शन को फॉलो करेगा, एंड दैट वुड बी अवेलेबल इन द। अब मैं कहता हूँ जी कि मुझे वो टच वाला सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो कासिम ने जो कहा है तो मैं चैट जीपीटी को जाकर बोलूँगा भाई ठीक है परफेक्ट। सो यहाँ पे जाके ना जहाँ एरर्स इसने दिए ना, क्योंकि ये एरर्स किसने दिया था, ये जो एरर्स का ऑब्जेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये किसने दिया हुआ है, यूज़ फॉर्म ने। तो इसका मतलब है यूज़ फॉर्म को एक और चीज़ भी देगा जिसको हम टच्ड बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं टच्ड किसकी ज़ुबान बोल रहा हूँ, यप की ज़ुबान बोल रहा हूँ।
लेट्स सी, इज देयर एनीथिंग like OUCH touched available in, yep, नहीं मैं कह रहा हूँ कि इज देयर एनीथिंग लाइक टच्ड अवेलेबल, सॉरी जॉड, यू आर राइट। तो अभी देख लें, वो समझदार है, खुद समझ जाएगा, ठीक है, ये देखें खुद समझ गए। एग्जाम्पल विद टच फील्ड्स इन रिएक्ट हुक फॉर्म प्लस जॉड, भाईजान इंटेलिजेंट है वो। तो मैंने गलत की की, तो उसको पता है कि इसने क्या याद रखा हुआ है। अच्छा, एआई में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने कॉन्टेक्स्ट याद रखा हुआ है, जिसको एआई की ज़ुबान में मेमोरी बोलते हैं। तो इसकी मेमोरी में उसने रखा। एनीवेज, सो हम यहाँ पे देखें, जैसे उसने एरर्स दिया ना, वहाँ से उसने क्या दिया हुआ है, टच्ड फील्ड्स भी दिया हुआ है। सो आई वॉज डैम श्योर, क्योंकि आई यूज्ड अदर लाइब्रेरी, तो मैं इसे कहता हूँ जी ये टच्ड फील्ड्स ले लें इधर से, और ये यहाँ से आप क्या कर लें, एरर्स के साथ ही टच्ड फील्ड्स भी ले लें, ठीक है, ये कॉमा खाली है। तो ये टच्ड फील्ड्स और एरर दोनों कौन सा दे रहा है आपको, यूज़ फॉर्म दे रहा है। अब इन टच्ड फील्ड्स को यूज़ कैसे करना है, सिंपल, जहाँ पे एरर्स है ना, वहाँ पे दो कंडीशंस कर लें। अगर ये फील्ड टच हुई है और टच होने के बाद भी उसमें एरर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर ये एरर दिखा दे, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करें, टच फील्ड्स, यानी आप यहाँ पे फॉर्म में जाएं और यहाँ पे दो कंडीशंस करें, टच्ड फील्ड्स डॉट नेम एंड एरर्स डॉट नेम। यानी ये फील्ड टच हुई, यानी यूज़र ने इसको टच किया है और टच करने के बाद भी एरर एग्जिस्ट कर रहा है, तब ऐसे मैसेज दिखा दो, अदरवाइज ना दिखाओ। तो यही काम आप इसके साथ यहाँ भी करें, दिस डॉट ईमेल की फील्ड टच हुई है और ये कर दें, और यही काम आप इधर भी कर दें, डॉट MESSAGE मैसेज एंड दिस। तो अब आप कासिम, आप ये कह रहे थे ना कि मैंने ठीक, अब मैंने यहाँ पे ये काम किया है और दिस ये काम नहीं कर रहा। अगर ये काम कर रहा होता तो मैंने जो ही ये टाइप किया है ना, दो कैरेक्टर टाइप किए हैं, तो फ़ौरन नीचे एरर शो हो जाता, जिसे हमने कहा है रियल टाइम एरर, ठीक है। इसका मतलब वी आर स्टिल मिसिंग समथिंग, लेट्स डू दैट। सो उसने कहा जी कि आप ये काम करें, टच्ड फील्ड से फॉर्म स्टेट में जाएं, रिजॉल्वर में कोई चेंज नहीं किया उसने, टच्ड फील्ड्स एज इट इज़ दिया, यू कैन यूज़ इट लाइक दिस, टच्ड फील्ड्स ईमेल डॉट एरर डॉट ईमेल एंड ये। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस, टच्ड ट्रैकिंग टच डॉट ईमेल, डर्टी ट्रैकिंग डर्टी डॉट ईमेल, एरर्स डॉट ईमेल। अच्छा, टच फील्ड डॉट ईमेल, ठीक है। सो यस, if you're looking for touched, it's available, form state dot touch field in the react form, let me know if you want to use it conditionally to show the errors after blur। इसका मतलब मुझे blur का मतलब पता है क्या होता है, ये है अभी कोई फील्ड फोकस नहीं है, जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये फील्ड क्या होगी, फोकस। जब इससे फोकस आउट होगा तो ये ब्लर का, इसे ब्लर कहते हैं। यानी किसी फॉर्म की फील्ड से फोकस के हटने को क्या बोलते हैं, ब्लर बोलते हैं, ठीक। तो ये आगे से खुद पूछ रहा है कि यार इसको ब्लर के साथ करना चाहते हो, तो मैंने कहा जी यस, चलो मैंने कहा जी यस, ग्रेट। तो अब ये कह रहा है जी कि आपने ब्लर के साथ करना है, तो कैन यू सी दिस, रिजॉल्वर के साथ हमें ये पास करना है, ट्रिगर द वैलिडेशन ऑन ब्लर। तो आप मॉड में जाके क्या दे दें, ऑन ब्लर, और ये जाके कहाँ दे दें भाई, रिजॉल्वर के साथ। क्लियर, ब्लर का मतलब पता है क्या हो गया। तो अब यहाँ पे जाएं भाई, यहाँ पे जाएं, एक फील्ड इंटर किया आपने और ब्लर किया, फ़ौरन उसने एरर दे दिया। दूसरी फील्ड में ये इंटर, बगैर कुछ इंटर किए ब्लर किया, फॉर्म सबमिट का वेट नहीं कर रहा। ये बहुत यूज़फुल है जब आपके पास बहुत बड़ा फॉर्म हो, तो इंस्टेड ऑफ यूज़र की जी उसे 20 फील्ड इंटर करा के फिर सबमिट के बाद जाके बताएं जी कि आपकी ये फील्ड गलत है, तो जो फील्ड वो गलत इंटर करके आगे निकले उसे कहें जी पहले इसको फिक्स करो फिर आगे जाने दूंगा। तो छोटे छोटे फॉर्म के लिए तो ये शायद आपको इसका इफेक्ट ना पता लगे, लेकिन बहुत बड़े फॉर्म के लिए, सपोज़ करें अक्सर मैंने जब भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, पूरा फॉर्म फिल कर लो, सबमिट दबाओ, तो फिर वो लेके जाता है जी वो वाली फील्ड फिक्स करके ऊपर जाके,
फिर घंटा स्क्रॉल करके उनको फॉर्म भी इससे ज़्यादा विजिट नहीं लगाया होता ना, जो बहुत सिंपल है। तो 600 मील ऊपर सफ़र तय करके जाओ, फिर पता लगता है जी फलां फील्ड मिसिंग है, फिर उसको फिक्स करके नीचे आके सबमिट दबाओ, फिर कहते हैं जी अब वो भी फिक्स करके आओ। दिस इज़ परफेक्ट यूज़ केस फॉर दैट। परफेक्ट। फिर भी यूज़र एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्क्रॉल करके ऊपर जाएं, फिर स्क्रॉल करके नीचे जाएं, फिर देखें सबमिट इनेबल हुआ है नहीं हुआ, फिर स्क्रॉल करके 300 मीटर ऊपर जाएं, ऊपर जाके फील्ड फिक्स करके नीचे आके फिर देखें जी फिक्स हुआ है नहीं हुआ। हाँ, मतलब काइंड ऑफ लाइक थिंक ऑफ द बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस फॉर योर यूज़र, दैट्स द अल्टीमेट गोल। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, यूज़र एक्सपीरियंस को बेस्ट बनाना है आपको। वो कैसे बेस्ट बनाना है, सारी टेक्निक्स आपको पता है, सारे ड्रामे आपको पता लग गए हैं, आप जो मर्जी इंप्लीमेंट कर लें। दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म। ये दिस इज़ द थर्ड वे ऑफ हैंडलिंग द फॉर्म। द फर्स्ट वे सिंपल, कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं की, मैनुअली स्टेट ट्रैकिंग की है, मुश्किल है, हर यूज़ केस को हैंडल करना मुश्किल है, ठीक है। वाई आर यू री इन्वेंटिंग द व्हील? तो आप उसको बेसिकली यूज़ कर लें द सेकेंड वे विच वॉज लाइक फॉर्म डेटा, वो पहले तरीके का ही मॉडिफाइड वर्जन था। द थर्ड वे इज़ यूजिंग लाइब्रेरी। द बेस्ट अवेलेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरीज फॉर फॉर्म डेटा हैंडलिंग एंड फॉर्म वैलिडेशन इज Zord plus React form, proven best. We can claim it because we obviously asked from the ChatGPT as well. And plus हमने इसके वो देखे हैं like kind of, ये नहीं काम कर रहा क्यों? Touched field dot message, नहीं ऐसे नहीं कन्फ्लिक्ट करता है, ऐसे कैसे कन्फ्लिक्ट करता है भाई? कन्फ्लिक्ट करे तो अब एक और प्लस पॉइंट हो गया, उसने बाकियों को नहीं दिखाया, सिर्फ इसको दिखाया। जब ये रिजॉल्व करेंगे तो अगला दिखाएगा, अब अगला दिखाएगा, ये रिजॉल्व करेंगे। कन्फ्लिक्ट करे तो इधर भी करे ना कासिम। हाँ, ये आखिरी वाला पिक ही नहीं कर पा रहा, इधर भी नहीं कर रहा, ठीक है। सो वी मस्ट हैंडल ये वाला। यार नहीं करता ना, मान लो ना, पहले सही कर रहा था, कन्फ्लिक्ट करता तो पहले भी करता। ये टच में कुछ काम कर रहा है। बल खैर अभी टाइम हमारा बहुत हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, आई होप इतना तो काम कर लेंगे। अगर ना कर सकें तो सारे को उठा के ChatGPT डालें, उसे कहें फिक्स कर दो भाई। प्रॉपर सिंटेक्स तो समझ आ गया आपको कि फॉर्म हैंडलिंग कैसे करनी है, Zord की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। ये सिंपल सा स्कीमा है, इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। Zord की लाइब्रेरी को पढ़ें, और हम पढ़ेंगे भी इनफैक्ट जब हम रियल टाइम में कोई ऐड प्रोडक्ट करेंगे, डिलीट प्रोडक्ट करेंगे, तो हम इसी चीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी जो यूज़ केसेस रह गए हैं वो भी इंप्लीमेंट हम कर लेंगे। एरर कस्टमाइजेशन का भी इसने कॉम्प्रिहेंसिव, ये देखें, डिफाइनिंग स्कीमा के सारे ऑप्शन इधर दिए हुए, एरर कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शन इधर दिए हुए, फॉर्मेटिंग एरर्स के सारे ऑप्शन इधर दिए हुए, मेटा डेटा एंड रजिस्टर, मतलब देर इज़ ह्यूज ऑप्शन दैट आर अवेलेबल, ठीक है। ये पूरा का पूरा फिलोसफी दे रहा है। तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। एक काम और रह गया जो, बल्कि नहीं छोड़े, बोला हमारे फॉर्म हैंडलिंग हमारी पूरी हो गई है। तो हम कल पहली दफ़ा, आज तक हमने जितना काम किया है वो लोकल डेटा के साथ कर रहे हैं। तो कल हम API से डेटा फेच करने का तरीका सीखेंगे कि बनी बनाई थर्ड पार्टी API, जब तक हम अपनी API नहीं बनाते हम किसी की API कंज्यूम करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? एक फ़ाइल से, मैनुअली एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर किए हैं और उनको सामने दिखा रहे हैं, उन्हीं के साथ सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो कल हमने ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लाने हैं? किसी रिमोट API से लाने हैं, और बाकी सारा काम वही होना है, सिर्फ एक काम चेंज करना है कि इंस्टेड ऑफ पिकिंग द डेटा फ्रॉम द लोकल फाइल, वी नीड टू पिक द डेटा फ्रॉम द API। और उसके बाद फिर हम API का डेटा जब प्रोडक्ट लाएंगे तो फिर हम करेंगे प्रोसीड टू चेकआउट, और फिर हम करेंगे प्रोसेस ऑर्डर, और पेमेंट इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, COD वाला काम ही करेंगे फ़िलहाल। हमारा कार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे बैक एंड में। इस दौरान और कोई चीज़ फ्रंट एंड में याद आई तो वो भी हम खींच देंगे। हाँ, दैट्स इंपॉर्टेंट। जब हम API से डेटा फैच करेंगे तो अगर API सपोर्ट कर रही हुई तो हम उसे सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स बना के पेजिनेशन करेंगे और सॉर्टिंग करेंगे वगैरह वगैरह।